आज हम हिंदी साहित्य कला वर्ग में अध्याय 3 रहीमदास जी के अंतिम जो 4 दोहे हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। प्रमुख रूप से हमने जो परिपाटी हमारी 4 भागों में करते हैं अपन, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। सबसे पहले ये जो दिए गए हैं, रहीमदास जी ने अपनी भाषा में ब्रज भाषा का सरल, मनोहर, अच्छी भाषा का प्रयोग किया है और कथन शैली के माध्यम से इन 4 दोहों में वो समाज को कुछ कहना चाहते हैं, लोगों को कुछ समझाना चाहते हैं। इस मायने में ये जो सब है वो दोहे छंद है। तो दोहे छंद को बार बार मैंने अपने वीडियो में बताया कि दोहा छंद 4 पद होते हैं, 1, 2, 3, 4, प्रत्येक में 4 यानी 4 चरण। एक यहाँ से यहाँ तक अल्प विराम, 1 यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4 चरण होते हैं। ये 11 मात्रा है, ये 13 मात्रा है, ये 11 मात्रा है, ये 13 मात्रा है। तो 11 और 13 24, ये मात्रात्मक छंद हैं। 2 प्रकार के छंद होते हैं, तो उसमें से ये है मात्रात्मक छंद। फिर उसमें सम है या विषम है, तो मात्राओं के आधार पर मान लो जैसे 24 मात्रा होती है तो ये मात्रिक सम छंद। विषम आ जाती है 21, 23, 25, 27, तो मात्रात्मक विषम छंद होता है। तो ये मात्रिक सम छंद है। 4 चरण है, 11 + 13 यानी 24 मात्राएं होती है। मात्राओं में एक बार और ध्यान कर लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इस प्रकार मात्राओं की गिनती करते हैं। ये जब छंद का जो अलग से हम पढ़ेंगे तब मात्रात्मक है, वर्णात्मक है, कितने वर्ण होते हैं, कितनी मात्राएं होती हैं, उसके आधार पर हम पढ़ेंगे। पहले मैं इसको पढ़ रहा हूँ तो ध्यान रखें। ये जो कथन शैली और दोहा छंद है, प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। बरिसराय रही मन की, पथिक आप फिर जाए, पथिक आप फिर जाए। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे कि न हो। रहे मन फाटे दूध को, मथे न माखन हो, मथे न माखन हो। मथत मथत माखन रहे, दही मही बिल गाय। रहे मन सोई मीत है, वीर परे ठहराय, वीर परे ठहराय। जो रहीम जस होते, उपकारी के संग, बाटन वारे के लगे। जो मेहंदी के रंग, जो मेहंदी के रंग। इस प्रकार दोहे छंद को हमने पढ़ा। अब हम इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो पहला जो संदर्भ होता है सभी में वही देना है। हिंदी साहित्य की पुस्तक अंतरा के पाठ 3 रहीमदास जी के दोहे से लिए गए हैं। तो पुस्तक का नाम, पाठ का नाम, कवि का नाम आ जाएगा, कक्षा का नाम आ जाएगा। उसके बाद सबसे पहले लेते हैं इस दोहे का प्रसंग। प्रसंग का मतलब वास्तव में इसमें क्या चीज कही जा रही है। तो
इसमें प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाये भरी सराय रही लकी पति आप। तो एक शब्दों में या एक लाइन में उसका प्रसंग देना चाहे तो रहीमदास जी इसमें कह रहे हैं कि जब अपने प्रिय की छवि जिसको हम बहुत अधिक चाहते हैं अगर वह छवि हमारे मन में स्थापित हो जाती है तो फिर हम किसी छवि को देखना पसंद नहीं करते हैं। अनन्य प्रेम की बात रहीमदास जी कहते हैं कि प्रीतम छवि नैनन बसी, तो आपके किसी प्रिय की किसकी आराध्य की जिसको आप बहुत अधिक चाहते हैं वह छवि अगर व्यक्ति के मन में स्थापित है तो पर छवि कहाँ समाये, तो फिर दूसरी छवि शोभा उसके हृदय में स्थापित नहीं हो सकती, वो किसी को नहीं। जैसे एक पतिव्रता नारी होती है तो वो अपने पति के अलावा किसी और पर नजर नहीं रखती है, किसी और को देखना पसंद नहीं करती है। तो प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाये भरी सराय रही लकी पथिक आप गिर जाए। दृष्टांत दिया और इसमें दृष्टांत अलंकार भी है। तो दृष्टांत क्या दिया है? दृष्टांत अलंकार पहले। तो दृष्टांत का मतलब होता है कि पहले एक बात कही जाती है फिर उसी समान दूसरी बात कही जाती है, तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है इसी काव्य पंक्ति में। तो इन्होंने पहले ये बात करी भाई जिसके मन में जिसकी शोभा स्थापित हो चुकी है तो दूसरी शोभा उस पर स्थापित नहीं हो सकती। उसमें वो दृष्टांत दिए तो बड़ी सराय रही लगी। सराय बोला धर्मशाला। मान लो एक धर्मशाला है और उसमें पूरे लोग बैठे हुए हैं, किसी के भी बैठने की जगह नहीं है। अगर कोई नया पथिक आता है और वो सराय में आकर देखता है इधर उधर नजरें घुमाता कोई बैठने की जगह नहीं है तो वो वहां से चला जाता है। तो बड़ी सराय नहीं लगी पथिक आप फिर जाए। रहीमदास जी कहते हैं बड़ी सराय को पथिक देखकर वापस चला जाता है क्योंकि वहां पर बैठने की जगह नहीं है। तो जिसकी दृष्टि में किसी की शोभा है, किसी की ईश्वर की शोभा विराजमान है, जैसे मान लो एक व्यक्ति कृष्ण भक्ति है तो वो सिर्फ जीवन भर कृष्ण की शोभा को ही निहारता रहता है। जैसे सूरदास जी है, मीरा है, उन्होंने उनको छोड़कर किसी को नहीं दिया, उनके मन में हमेशा श्री कृष्ण ही विराजमान रहते थे। अन्य देवताओं को नहीं जाते, अन्य देवता की स्तुति या वंदना नहीं करते थे, बस एक ही देव को जाते हैं। तो रहीमदास जी का कहने का मतलब है जिस व्यक्ति के या जिस भी प्रेमी के मन में किसी प्रेमी या ईश्वर या आराध्य उसकी छवि एक बार स्थापित हो जाती है तो फिर दूसरी छवि दूसरी तरफ उसका मन नहीं जाता है। उदाहरण देते हैं दृष्टांत देकर उन्होंने समझाया। इसमें विशेष में सरल सुंदर ब्रिज भाषा का प्रयोग किया है। कथन शैली के माध्यम से वो कह रहे हैं, शैली कथन है क्योंकि कथनात्मक शैली वो कह रहे हैं। और दोहा छंद है जैसा हमने इसमें पढ़ लिया, तो उसमें अलंकार है दृष्टांत। और जब हम विशेष में लिखना चाहते हैं तो अनन्य प्रेम एक के प्रति ही पाया जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी अपने हृदय में किसी को बैठा लेता है तो फिर वह छवि दूसरों से भिन्न होती है, दूसरे उसमें समा नहीं सकते हैं, दूसरी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है। दूसरा बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे कि देखो रहमत बाटे दूध को मध्य मातल हुआ है। इस संदर्भ में रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को प्रेम को तोड़ना नहीं चाहिए, प्रेम को सदा बनाए रखना चाहिए। ये प्रमुख रूप से उन्होंने कहा। क्या क्या बोलेंगे? रहीमदास जी कहते हैं कि जब कोई बात एक बार बिगड़ जाती है तो लाख प्रयत्न करने पर भी वह ठीक नहीं हो पाती। यानी हम कोई भी काम कर रहे हैं और वो बिगड़ गया, फिर आप बार बार कोशिश करते रहेंगे, बिगड़ता रहेगा, सुधरेगा नहीं। तो इस प्रकार वो कहना चाहते हैं कि जो बात बिगड़ जाती है लाख प्रयत्न करने पर भी वह उसको सुधारा नहीं जा सकता। इसमें भी उन्होंने
दृष्टांत दिया है कि बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे तिन कोई रहीमन फाटे दूध को मथन मांगे। उन्होंने दृष्टांत दिया है कि जिस प्रकार रहीमन फाटे दूध को, तो किसी कारणवश खटाई गिरने के कारण दूध है जो क्या हो जाता, फट जाता। मथे फिर उसको आप कितने ही मथो, कितने ही उसको उसमें जेनी से उसको किसो भले घुमाते रहो, लेकिन जो फट गया है दूध, उससे माखन कभी नहीं बन सकता, माखन निकाल नहीं सकते। ये भी इन्होंने दृष्टांत दिया, अनुप्रास अलंकार भी है और दृष्टांत भी है। एक बात पे ले गई, उसके बाद दूसरी बात, भाई जो बात बिगड़ जाती है लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं सुधरती। जिस प्रकार दूध फट जाता है तो कितना ही मतो माखन नहीं निकलता, मक्खन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भावार्थ में इसमें कह सकते हैं कि व्यक्ति को अपने व्यवहार में सदाशील रहना चाहिए, उससे कभी भी तू तड़ाक से बात करके अपने व्यवहार को नहीं बिगाड़ना चाहिए, क्योंकि जब एक बार व्यवहार बिगड़ जाता है तो उसको सुधारने में वर्षों लगते हैं। देखिए रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना पड़े पड़े गांठ पड़ जाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। वही है, एक बार मन की टीस अगर पड़ जाती है तो जिस प्रकार दूध बढ़ जाता है वैसे ही मित्रता दोस्ती बढ़ जाती है, फिर साथ नहीं हो सकते। तीसरा, मतत माखन रहे दही मही बिलगाए, रहे मन सोई मीते वीर पड़े ठहराए। वीर यानी कठिन समय। अच्छे दोस्त की परिभाषा रहीमदास जी बता रहे हैं कि मतत माखन रहे, दही को हम अच्छी तरह मथते हैं तो माखन निकलता है। मतत माखन है, जो मट्ठा वगैरह है, छाछ वगैरह है वो अलग रह जाती है, लेकिन जो मक्खन है वही रहता है, वो अलग नहीं होता है, उसको हाथ से अलग करना पड़ता है। तो मतत माखन रहे दही मही बिलगा, यानी जब दही को हम बिलगाते हैं, घोलते हैं, तो बिलगाए बाद अलग हो जाता है। तो मतन माखन है, जब हम दही को जैली के साथ मिलाते हैं, उसको घोटते हैं, तो दही मही मिलता है, दही और छाछ मट्ठा अलग हो जाता है, लेकिन मक्खन उसके ऊपर ही स्थिर रहता है। और इसमें भी उन्होंने दृष्टांत अलंकार दिया है, कैसे रहीमन सोई मीते वीर रहता है। अच्छा दोस्त वही होता है जो कठिनाई में आपके पास ठहरता है, आपका साथ छोड़कर नहीं जाता। जिस प्रकार कई बार दही को मथा जाता है, मट्ठा अलग हो जाता है, लेकिन मक्खन साथ नहीं छोड़ता है, मक्खन को आपको ऊपर से हाथ से अलग करना पड़ता है, लेना पड़ता है। तो उसी तरह आपका सच्चा मित्र वह है जो वीर परे ठहरा, यानी कठिन समय में ठहरा, यानी साथ में रहता है, आपको धोखा नहीं देता। अच्छा दोस्त वही है जब आपके ऊपर कोई कठिनाई आती है, बुरा समय होता है, तो वो हमेशा आपके साथ रहता है, जैसा माखन हमेशा छाछ वो अलग नहीं होता, मट्ठा छाछ अलग हो जाती, लेकिन मक्खन को हाथ से अलग करना। और भाषा ब्रज भाषा ये कथन शैली है, दोहा छंद है, दृष्टांत अनुप्रास अलंकार है, और अच्छे मित्र की परिभाषा दी है। अच्छा मित्र वही होता है जो कठिनाई में हमारे काम आता है। इस प्रकार और हम विशेष बातें दे सकते हैं। चौथा, जो रहीम जस होते, जस यानी अच्छा उपकार, जो रहीम जस होते उपकारी के संग, यानी उपकार करने वाले व्यक्तियों के साथ में रहने पर आपको भी उसका लाभ प्राप्त हो जाता है। जो रहीम जस होते उपकारी के संग, यानी उपकारी जो लोग होते हैं उनके साथ में रहने पर आपको ही उसका अनायास फायदा मिल जाता है, आप कुछ नहीं करते। लेकिन परोपकारी व्यक्ति के साथ है, अगर वो कुछ अच्छा काम करता है तो आपकी भी वाहवाही हो जाती है कि नहीं भाई अच्छे व्यक्ति के साथ रहता है, ये भी अच्छा होगा,
अब होना नहीं होना गारंटी नहीं है, लेकिन उपकारी के साथ रह रहा है तो उसको अनायास से लाभ प्राप्त हो जाता है। बाटन वाले के लगे, इसमें भी उन्होंने उदाहरण अलंकार दिया है। इसमें चौथे में जो अलंकार है उदाहरण, जैसे उदाहरण दिया है, जो रहीम जस होते उपकारी के संग, बाटन वाले के लिए जो मेहंदी करण, जैसे मेहंदी की जो पत्तियां होती है जो हाथ पे लगाती होते हैं, तो उस मेहंदी को जब हम बांटते हैं तो बांटते बांटते वो हाथ पे लग जाती है तो उसका कलर आ जाता है, उसको लगाने की जरूरत ही नहीं होती। तो बाटन वाले के लिए जो मेहंदी की संग, जो आया है तो ये समझ लो उदाहरण अलंकार है, नहीं आया है तो दृष्टांत अलंकार है। तो ऊपर के तीनों में दृष्टांत अलंकार है, चौथे में है उदाहरण अलंकार। तो कहा है कि मेहंदी को बांटने पर अनायास ही मेहंदी का रंग उसके हाथों पर चढ़ जाता है, उसको लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए कहा है कि जो रहीम जस होते उपकारी के संग, अगर हम उपकारी व्यक्तियों के साथ रहेंगे तो अनायास ही बिना प्रयत्न करने पर भी हमें उसका लाभ प्राप्त हो जाता है। और बाटन वाले के लिए जो मेहंदी के संग, उदाहरण अलंकार दिया, जहाँ जो त्यों आ जाता है तो उदाहरण अलंकार होता है। जैसा उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि जो मेहंदी की पत्तियां होती है उसको हम बांधते हैं तो उसका रंग अनायास ही बिना प्रयत्न करने पर ही आपके हाथ में लग जाता है और रच जाता है, मेहंदी का कलर आपके हाथ में लग जाता है। तो हम उपकार करने वाले व्यक्ति के साथ रहेंगे तो उसका लाभ हमें अनायास ही प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हमने चारों की ये सर्वप्रसन्न व्याख्या की है, संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या है भावार्थ, और फिर विशेष में मैंने एक साथ ही लिखा है क्योंकि भाषा सबकी ब्रज भाषा है, सबकी शैली कथन शैली है, पूरा दोहा छंदी है। अलंकार जो है पहले में दृष्टांत है, अनुप्रास है, दूसरों में दृष्टांत है, अनुप्रास है, तीसरे में दृष्टांत है और अनुप्रास है, और चौथे में उदाहरण अलंकार है। इसमें कुछ जो सामान्य सा जो फर्क होता है, तो उदाहरण अलंकार में जो त्यों वगैरह ऐसे योजक शब्द आते हैं, तो इस प्रकार के जब शब्द आते हैं तो उसमें जो उदाहरण अलंकार हो जाता है उदाहरण। बाकी में दृष्टांत है। उदाहरण अलंकार में जिस प्रकार एक बात पहले कही जाती है और उसको समझाने के लिए जो त्यों वाले जो योजक शब्द वाले एक कार्यांश की पंक्ति आ जाती है तो उदाहरण हो जाता है। और दृष्टांत में एक पंक्ति पहले कही जाती है उसके बाद उसी से जुड़ी हुई जो दूसरी पंक्ति कही जाती है तो वो दृष्टांत अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार में जहाँ काव्य पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ये शब्द भी हमने लिख दिए हैं। छवि शोभा और अन्य व्यक्ति, सराय धर्मशाला, पथिक यात्री, बात मर्यादा, मथे मथना, माखन मक्खन, फिर गाय अलग हो जाता, सोई यानी वही, मीत यानी मित्र, वीर भरे यानी कठिन समय में। अब इसमें जैसे हम देखते हैं तो वीर भरे मुहावरा है, वीर भरे मुहावरा है कठिन समय में। इस प्रकार ठहरा यानी साथ में रहे। इस प्रकार हम ये अध्याय 3 आज हम समाप्त कर रहे हैं। इसके जितने भी दोहे थे वो दोहे पूर्ण हो गए हैं। जो आपको पीपीटी भेजी है साथ में ये जो वगैरह संदर्भ प्रसंग व्याख्या विषय साथ में पीपीटी भेजते हैं, आप इसको पढ़ें। इसको पढ़ने की जो छंद है तो उसके आधार पर पढ़ें और जो पीपीटी दी उसको बार बार पढ़कर आप इसको पूरा कर सकते हैं। तो ये आज अध्याय 3 रहीमदास जी पूरा हुआ और अगली बार हम चौथा अध्याय लेंगे।